हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो बात करेंगे वो हमारी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज को लेकर बात करेंगे। यानी साइंस एंड टेक में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम, इसरो, रॉकेट और ये सब सैटेलाइट्स, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। तो सैटेलाइट और बाकी की चीज़ों को तो लेकर हम बात कर चुके हैं, रॉकेट्स को लेकर बात कर चुके हैं। अब दुनिया की जो मुख्यतः जो इंटरनेशनल जो है, मान लीजिए बात करें, कौन सी जो हमारी एजेंसीज हैं, स्पेस एजेंसीज जो अंतरिक्ष को लेकर काम करती हैं, मुख्यतः वो कौन सी हैं, राइट? उनको लेकर भी जो है बात करेंगे। ठीक है। तो अब जो हम बात करने में जा रहे हैं वो है हमारे इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज। अब कौन सी एजेंसीज हैं, क्या क्या वो होनी है, किस तरीके की वो बातें होनी है, इन सब को लेकर अभी हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा को लेकर। काफी मुख्यतः आपने इसके बारे में सुना होगा, नासा को लेकर। तो नासा का ये मिशन, नासा वो। तो नासा ही पहली स्पेस एजेंसी थी जिसने सबसे पहले किसी ह्यूमन को जो है कहाँ पर पहुंचाया था, मून पे। स्पेस में जिसने पहुंचाया था वो थी सोवियत स्पेस एजेंसीज। पहली बार जो है जॉर्ज गोरी जो थे वो स्पेस में गए थे, राइट? अब जो है मुख्यतः अब भारत में कौन सी स्पेस एजेंसी है, वो है आपकी इसरो। तो जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय एरोनॉटिक और अंतरिक्ष प्रशासन। और यह कब स्टैब्लिश हुई? 1958 में। कब? 1958 में। नासा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एज वेल एज एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस रिसर्च। नासा 1958 में स्थापित नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय सरकार के कार्यकारी शाखा का एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी जो सिविलियन स्पेस प्रोग्राम, साथ ही एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, यूएस में। वॉशिंगटन डीसी जो है यूएस की राजधानी है, वहीं नासा का जो है हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। ठीक। अब आती है रॉसकोस्मोस। रॉसकोस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है। तो एक एक करके मैं पहले सबके बारे में जान लेते हैं, फिर हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा कि ये लोग क्या अभी इन स्पेस एजेंसीज ने क्या क्या करा है, इनके क्या क्या मिशन रहे हैं, उन सबको लेकर आपको जानकारी जो है मैं आपसे साझा करूंगा। ठीक। तो अभी हम जो है बात करते हैं रॉसकोस्मोस की। तो रॉसकोस्मोस जो है आपकी स्पेस एजेंसी है किसकी? रशिया की। तो रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकोस्मोस। ठीक। तो रॉसकोस्मोस एक रशियन स्पेस एजेंसी है। अब ये ये स्टैब्लिश एज एन स्टेट कॉर्पोरेशन, यानी ये राज्य निगम के रूप में स्थापित किया गया था। कब? अगस्त 2015 इन अगस्त ओवरसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। तो रॉसकोस्मोस कब बना इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ पर इसका जो है मुख्यालय है। ठीक है। जो रॉसकोस्मोस थी, जो हमारी रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, और रॉसकोस्मोस के तहत से ही हमने जो है पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा जो है कहाँ पर भेजा गया? स्पेस में भेजा गया। ठीक है। क्योंकि हमने हमारे पास खुद के उस टाइम मैंने आपको बताया था हमारे पास लॉन्चिंग तो पैड थे नहीं। तो जब रशिया टूटा, पहले रशिया से पहले यूएसएसआर की थी, तो जब रशिया टूट गया तो यूएसएसआर विखंडित हुआ तो रशिया उसमें से निकला। और रशिया जब उसमें से निकला तो रॉसकोस्मोस को 25 फरवरी 1992 में जो है बनाया गया। अब बोलेंगे ये तो बहुत पुरानी है, रशिया तो पहले था। पहले यूएसएसआर था, उसका नाम था सोवियत स्पेस प्रोग्राम। ये 1955 से 1991 तक था। 1955 से 1991। जब रशिया टूटा तो उसने अपनी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम बनाया रॉसकोस्मोस।
ठीक है। अगस्त 2015 टू ओवरसीज इम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द रशियन स्पेस इंडस्ट्री। तो अब हम बात करें अगस्त 2015 में। अगस्त 2015 में रूसी अंतरिक्ष उद्योग के समग्र सुधार को देखने के लिए लागू करने के लिए किया। ठीक है, तो अभी हम हाल फिलहाल में बोले तो रोस्कोसमोस एक नई स्पेस एजेंसी है, बट इसके बारे में जो पहले से ही जानकारी रशिया के पास है, क्योंकि ये ऑलरेडी रशिया के पहला जो यूएसएसआर था उसमें थी, उसमें मौजूद थी। ठीक। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल स्पेस कॉरपोरेशन। तो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इस इंटरनेशनल स्पेस कॉरपोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रोस्कोसमोस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये शुरुआत में ही जब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के लिए जिम्मेदार है। और आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण हिस्सा में शुरू से रही है। अब बात करते हैं चाइना की स्पेस एजेंसी का, सीएनए के लिए, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीएनएसए। सीएनएसए जो है फाउंडेड इन 1993। 1993 में ये फाउंड करी गई, शामिल हुई। द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ चाइना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल स्पेस प्रोग्राम फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एक्टिविटीज। तो सीएनएसए जो 1993 में स्थापित हुआ, और वह चीन के राष्ट्रीय और अंतरिक्ष एजेंसी है। यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष गतिविधियों की योजना का विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंतरिक्ष जिम्मेदार है। सीएनएसएस हैज डन सेवरल मैनेड स्पेस लॉन्चेस। सीएनएस ने यात्री अंतरिक्ष परीक्षण किए हैं। इन 2013 a 3-person crew aboard Shenzhou 9 made the first Chinese manned docking in space, attaching to a single room station Tianyong 1। तो 2013 में सेंजू 9 पर सवार, यानी सेंजू 9 क्या इनका रॉकेट है, पर सवार 3 व्यक्तियों की क्रू ने अंतरिक्ष में पहली चीन मानव डॉकिंग की, जो एकल कक्ष स्टेशन यानी जो सिंगल रूम स्टेशन जो था वो था टोंगयांग 1 से जुड़ी थी। राइट, चले आगे बढ़ते हैं। CNSA is involved in various mission including चाइनीज लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। तो जो है CNSA किस किस में जो है पार्ट रही है, किस किस का भाग रही है? चाइनीज लूनार का जो है, इनका जो चांद पे इन्होंने अपना जो है मिशन करा उसका पार्ट रहा। मार्स ग्लोबल रिमोट सेंसिंग ऑर्बिटर एंड लॉन्ग मार्च 9। तो मार्स ऑर्बिट सेंसिंग ऑर्बिटर और लॉन्ग मार्च 9 का जो है शामिल है। अब आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। ESA जो है स्टैब्लिश करी गई 1975, 1975 में इसको स्टैब्लिश करा गया, इसको संगठित करा गया विद मोर देन 20 मेंबर स्टेट। और इसमें कितने मेंबर स्टेट है? 20 मेंबर स्टेट। तो आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन के हर एक देश ने अपनी स्पेस एजेंसी नाम बना के अपनी ही यूनियन की एक स्पेस एजेंसी को तैयार कर लिया। कब? 1975 में। और लगभग उसके अंदर 20 मेंबर स्टेट है, यानी 20 से अधिक जो है सदस्य राज्यों के एक साथ है। द कोऑर्डिनेटिंग एंटिटी ऑफ यूरोपियन सिविलियन स्पेस एक्टिविटीज। तो इसकी गतिविधियों के लिए समन्वयक इकाई कौन सी है? यूरोपियन नागरिक अंतरिक्ष गतिविधियां। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। इट हैज ऑल्सो सेवरल सेंटर यूरोपियन कंट्रीज में। जितने भी यूरोपियन देश हैं उनके अंदर बहुत सारे देशों में इसका जो है, कई यूरोपियन देशों में इसकी कई इकाई केंद्र है, पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। इन 2010, अब 2010 में जो है क्या हुआ? इन 2010 ESA लॉन्च्ड कायरोसैट 2। 2010 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कायरोसैट 2, यूरोप्स फर्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू स्टडिंग द अर्थ्स आइस कवर। तो यानी कायरोसैट 2 जो यूरोप का पहला मिशन जो पृथ्वी के बर्फ कवर का अध्ययन करने के लिए समर्पित था, को प्रक्षेपण किया, यानी उसको भेजा, लॉन्च किया।
It has substantially contributed to International Space Station and frequently flies astronaut to the orbital complex. तो इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अक्सर अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षीय संगठन में उड़ाता है। तो यानी जो लोग इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहां पर जो रहते हैं उनको लाने और ले जाने का जो काम है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी करती है। सम प्रोमिनेंट मिशन ऑफ ईएसए इंक्लूड मार्स एक्सप्रेस। तो इसके कुछ प्रमुख मिशन है जिसमें कि मार्स एक्सप्रेस शामिल है, which is an orbit around the red planet, and Rosetta, which is covered the comet 270P Churyumov-Gerasimenko in 2014, जो लाल ग्रह के चारों ओर कक्षण कर रहा है, और रोसेटा जो 2014 में कॉमेट 67P चुरियोमोव ग्रेसिनिको में पहुंच गया था। अब ये जो कॉमेट के नाम होते हैं तो इन पे तो कोई नाम लिखे नहीं होते हैं, तो इनके नाम कैसे दिए जाते हैं? तो जो इसको डिस्कवर कर लेता है, यानी पहली बार किसी ने साइट करा तो उन्हें उसका नाम दे दिया अपने नाम के ऊपर, अपने किसी और नाम के ऊपर, अपने शहर के नाम के ऊपर, तो इस तरीके से उसको अपना नाम दे दिया, तो उससे क्या होता है, पहचान हो जाती है। इम्पोर्टेंट स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो इनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम रहे हैं, उनको लेकर बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले आता है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, इसको समझते हैं पहले। तो आपको टेलीस्कोप के बारे में मैं बता देता हूँ क्या होता है। टेलीस्कोप देखो क्या होता है कि पृथ्वी पे आप हैं, लेकिन ऊपर जो ये स्पेस है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, तो आपकी आंखें सब कुछ नहीं देख सकती, तो इसीलिए आपने देखा होगा एक ऐसा डिवाइस बनाया जाता है। ये तो एक बेसिक सा टेलीस्कोप है, ठीक है, और इसको इस तरीके से खड़ा कर दिया जाता है स्टैंड पे, तो आप यहाँ से आंख से देखते हैं। सपोज ये आंख है, तो यहाँ से क्या है, ये विजन आपको दिखता है। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए गए, लेजर टेलीस्कोप होता है। लेकिन क्या हुआ कि जब आप पृथ्वी से, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, आप स्पेस में देख रहे हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत है। तो ये वायुमंडल की बहुत मोटी परत हो गई। अब यहाँ पर आप कोई तारा या फिर कोई ग्रह, कोई कॉमेट, इस तरीके से कोई कॉमेट जा रहा है उसको आप देख रहे हैं, तो ये जो वायुमंडल की जो परत होती है ये जो है धुंधली तस्वीर देती है ना, धुंधली तस्वीर आती है। अब इस धुंधली तस्वीर की वजह से पूर्णतः अध्ययन नहीं हो पाता, है ना। अगर पूर्णतः अध्ययन नहीं हो पाता तो फिर हमें बहुत सारी जानकारियां पता नहीं चलती हैं। तो फिर क्या इसके लिए एक सोचा गया, वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम तो पृथ्वी पे ही रहते हैं, क्यों ना एक टेलीस्कोप को रॉकेट में बिठा के बाहर छोड़ दिया जाए, राइट। तो इस तरीके से एक जो है रॉकेट में बिठा के एक टेलीस्कोप को जो है बाहर छोड़ दिया जाए। यह रॉकेट हो गया, यहाँ पर टेलीस्कोप रख दिया गया और इसको जो है बाहर छोड़ दिया गया, राइट। अब उससे होगा क्या कि अब ये आउटर स्पेस है, ठीक है। अब ये आउटर स्पेस है, अगर कोई व्यक्ति अब स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। जब स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो अब ये जो टेलीस्कोप है, खैर ऐसा नहीं होता जैसा हम डिजाइन बना रहे हैं, वो अलग तरीके के होते हैं। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्पेस में है। अब ये क्या है, स्पेस में टेलीस्कोप हो गया, राइट। अब ये क्या करेगा, तो ये अब स्पेस में टेलीस्कोप है, तो ये होगी अर्थ। तो अब ये यहाँ से एक्सप्लोरेशन करना शुरू करेगा, यहाँ से चीजों को देखेगा, तो अब इसको स्पष्ट रूप से जो है चीजें दिखेंगी। जो वायुमंडल बीच में आ रहा था वो नहीं आएगा। तो अब यहाँ से ये जो जानकारी है पृथ्वी पर भेजता रहेगा, ठीक। ऐसा ही कुछ जो है हमने किया था, हम मतलब मानवों ने किया था। कब? हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के साथ।
तो हब्बल स्पेस इज अ स्पेस टेलीस्कोप दैट वाज लॉन्च्ड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो 1990 में लो अर्थ के लो ऑर्बिट में यानी निम्न पृथ्वी कक्ष में इसको भेजा गया टू हैव एन ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड का जो है एक अवरोधित दृश्य प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था और इसका जो नाम है वो एडविन हब्बल के नाम पे रखा गया। तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष दूरबीन है जो 1990 में निम्न कक्ष में जो है ब्रह्मांड का अवलोकन अवरोधित दृश्य प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम खगोल शास्त्री एडविन हब्बल के नाम पर रखा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज बिल्ट बाय नासा, और ये किसके द्वारा बनाया गया? नासा के द्वारा। और इसमें जो है इसमें इसका समर्थन किसने करा? अलोंग विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो नासा ने और उसके साथ साथ अंतरिक्ष एजेंसी से योगदान मिला। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर जो है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को बनाया। राइट, अब हुआ क्या? अब आगे देखते हैं। राइट, अब हब्बल जो टेलीस्कोप है, scientists have used Hubble to observe the most distant star and galaxies as well as the planets in our system। तो अब जो हमने हब्बल टेलीस्कोप बनाया उससे क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है देखना शुरू करा, यानी देश विदेश को देखना, मतलब सॉरी, इन्होंने दूर के तारों को देखना शुरू करा, आकाश गंगाओं को देखना शुरू करा और सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनको देखना इन्होंने इस टेलीस्कोप से शुरू करा। अब उससे हुआ ये कि जो तस्वीर है, जो एक चित्र जो निकल के आया प्लैनेट्स का, स्टार्स का, गैलेक्सीज का, वो काफ़ी क्लियर था, वो काफ़ी स्पष्ट था। उससे हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब आता है कैप्लर टेलीस्कोप। Kepler telescope is a space telescope launched in 2009। तो Kepler telescope को 2009 में छोड़ा गया, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। इसका काम क्या था? It was tasked with determining how many Earth-like planets occur throughout the Milky Way galaxy। तो इसको यह निर्धारित करने के लिए सौंपा गया कि मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे ग्रह कितने हैं, यानी कि हमारे जैसे ग्रह कितने हैं। हमारे जैसे ग्रह का मतलब है कि किन ग्रहों पर जीवन संभव है, उन ग्रहों की जो है खोजने का जो कार्य किया, वो हमारा जो है कैप्लर टेलीस्कोप को दिया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब आता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आपको मैं बता देता हूँ, 400 450 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो लगभग यहाँ से 400 किलोमीटर दूर की और 450 किलोमीटर दूर की ऊंचाई पे इस तरीके से एक हमारा क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है। और यहाँ पर क्या रहते हैं? यहाँ पर जो है एस्ट्रोनॉमर्स रहते हैं। ठीक है, ये तरीके से, और ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है स्पेस में। ठीक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज एन हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द सिंगल लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक निवासी कृत्रिम उपग्रह है, निम्न पृथ्वी कक्ष में मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ी संरचना। It circles approximately 20 miles above the Earth in roughly 92 minutes and complete 15.5 orbits per day। तो ये लगभग कितनी ऊंचाई पर है? 250 मील की ऊंचाई पर जो है पृथ्वी पर। देखो 250 को गुणा करो आप 1.6 से, तो यानी 25 की गुणा करो आप, 25 की गुणा करो 16 से, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 400। तो यानी ये 400 किलोमीटर दूरी पे स्थित है और यह 90 मिनट में जो है क्या करता है, जो अर्थ को जो है चक्कर काट लेता है
और लगभग 15.5 ऑर्बिट्स पर डे। तो ये कितने चक्कर काट रहा है? 15.5 ऑर्बिट पर डे के हिसाब से ये जो है चक्कर काटता है। अब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट, और ये किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है? ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा इस किसका? 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज। कौन सी? नासा, रॉसकोस्मोस, चाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएसए कनाडा स्पेस एजेंसी। बट इट्स ओनरशिप एंड यूज हैज बीन established by intergovernmental treaties and agreement। आईएसएस 5 भागीदार अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच संयुक्त परियोजना है। अब ये 5 भागीदार कौन सी संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी में है? नासा में है, रॉसकोस्मोस, जाक्सा जापान स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी में है। लेकिन इसकी स्वामित्व जो यानी इसका ओनरशिप है, उपयोग अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों द्वारा स्थापित किया गया है। इट फर्स्ट कंपोनेंट वाज लॉन्च्ड, और इसका जो पहला कंपोनेंट है, पहला हिस्सा कब भेजा गया था? 1998 में पहला हिस्सा भेजा गया था। इसका पहला घटक 1998 में परीक्षित किया गया था। आईएसएस तब तक लोगों के लिए तैयार हुआ जब पहला क्रू 2 नवंबर 2000 को पहुंचा। तो पहला क्रू कब पहुंचा? नवंबर 2000 में। नासा एंड इट्स पार्टनर फिनिश्ड स्पेस स्टेशन इन 2011। तो लगभग 2011 तक ये पूर्णतः बन के तैयार हुआ। अब आईएसएस का काम क्या है? फंक्शन ऑफ आईएसएस। आईएसएस इज यूज्ड टू लर्न अबाउट लिविंग एंड वर्किंग इन स्पेस। तो आईएसएस का जो काम है वो यह बताना कि किस तरीके से आप स्पेस में काम कर सकते हो, राइट, और उसमें कैसे रह सकते हो। तो आईएसएस का काम था कि बात करें वो स्पेस में रहने को लेकर और उनसे चीजों को सीखने को लेकर, राइट। तो आईएसएस का उपयोग अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में जानने के लिए किया जाता है। द आईएसएस हैज द कैपेसिटी टू अकोमोडेट 6 एस्ट्रोनॉट्स। तो आईएसएस के अंदर कितने अंतरिक्ष? आईएसएस में 6 अंतरिक्ष यात्रियों की सुविधा होती है। ISS serves as a microgravity and space environment research laboratory in which crew members conduct experiment in biology, human biology, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी एंड अदर फील्ड्स। तो आईएसएस एक माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जिसमें क्रू सदस्य जो उसमें गए हुए लोग हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिक खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, राइट। अब हाल ही में अगर आपने न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो 2021 या 22 की अभी एक आपको मैं न्यूज़ बताता हूँ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। अभी हाल ही में नासा के द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप को छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमें चाहिए था हाई रिजोल्यूशन, हाई इंटेंसिटी जो है इसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स डाले। क्योंकि जो हमने हब्बल टेलीस्कोप भेजा था वो लगभग आज से 20 साल पुराना, 25 साल पुराना था। अब उसमें क्या था कि अब जो वो फोटोज दे रहा है वो उतनी क्लियरिटी के साथ नहीं है, तो फोटोज में और भी क्लियरिटी चाहिए। तो हमने एक इस तरीके से जो है एक ऑक्टेट प्लेट्स, गोल्ड प्लेट्स को लगाकर जो है नासा ने एक, देखा हो इसका चित्रण, ऐसे एक जो है टेलीस्कोप की तैयार करा। अब इसमें क्या था कि जो और दूर के, जो दूरी के जो ऑब्जेक्ट है, जो हमसे काफी लाखों माइल जो है लाइट ईयर्स दूर है, तो उसको ज्यादा अच्छे से इमेज को मिल पाए, जिससे जो खगोल विज्ञान है उसके अंदर हम और ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। तो लगभग इसको इसको कब भेजा गया? अगर आपको पता है ये सारी जानकारी, अगर आप करंट अफेयर रखते हैं तो बताइए इसको कब भेजा गया? इसको 25 दिसंबर, याद रखिएगा ये डेट, 25 दिसंबर 2021 को इसको जो है लॉन्च किया गया। कहाँ से इसको लॉन्च करा गया? इसको लॉन्च करा गया गोनियस से लॉन्च करा गया, ठीक। और ये कब आया सर्विस में? जुलाई 21 जुलाई
2022 को इसको हमने सर्विस में लिया। ठीक, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने देखा होगा सबसे क्लियर पिक्चर जो थी ये जो है इसने हमें सबसे क्लियर पिक्चर ब्लैक होल के बारे में दिया। तो इसका जो है फ्रेंच गुयाना से हमने इसको छोड़ा है, तो फ्रेंच गुयाना से इसको जो है छोड़ा गया, और इसको किसने बनाया? नासा ने बनाया। नासा के साथ साथ इसमें जो साथ रहा वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और उसके साथ साथ कनाडियन यानी कनाडियन स्पेस एजेंसी। तो ये इन तीनों ने मिलकर जो है नासा जो है इसका नाम रखा गया। और जेम्स वेब जो थे वो साइंटिस्ट थे नासा के, जिनके ऊपर इनका जो है नाम रखा गया, जो मरकरी, जिमिनी और अपोलो प्रोग्राम। तो अभी एक और प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम अपोलो। ठीक है, तो अपोलो में अपोलो 11 वो प्रोग्राम है या वो रॉकेट है या फिर वो घटना है जिसमें जो है आपके एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ पर भेजा गया? मून पर। जिसके अंदर कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। राइट, याद रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अपोलो प्रोग्राम में क्या हुआ था कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उनको जो है भेजा गया था कहाँ पर? लूनार यानी चांद पे लैंडिंग करने के लिए। ये जो अपोलो, अब ये जो भेजा इसलिए गया था क्योंकि आपस में जो है इनमें लड़ाई हो रही थी। बात करें तो उस टाइम जो सोवियत की जो थी स्पेस एजेंसी और नासा की जो नासा, इनमें आपस में लड़ाई हो रही थी कि कौन पहले जाएगा। तो स्पेस में जो पहले चले गए वो था रशियन साइंटिस्ट। और उसके बाद अब जो नासा ने जो बाजी मानी वो बारी वो थी ह्यूमन को चंद्रमा पर भेजने की। तो अपोलो 11 का जो प्रोग्राम था अपोलो 11, और इसमें जो दो साइंटिस्ट थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जो दूसरे थे वो थे बज एल्ड्रिन। इन्होंने अपना जो अपोलो मॉड्यूल है जुलाई 20 1969 को क्या था? लैंड कराया था कहाँ पर? चंद्रमा की भूमि पर। ठीक, तो आपने देखा होगा बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जो है फोटोज काफी वायरल हुई थी। उन्होंने वहां पर अपना जो है झंडा इकट्ठा जो है झंडा वहां पर स्थापित किया था। तो अपोलो 11 एक बात करें तो देखो अपोलो 11 आज से पहले 1968 के समय ये शुरू हुआ था। उसके बाद आज तक कोई दोबारा चांद पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसके पीछे का रीजन है, बोला जाता है कि जो उस वक्त जो गए थे वो लोग, वो एक तरीके से कंपटीशन था। अब इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ा था उन्हें। चांद पे ले जाना अपोलो 11 को बहुत ज्यादा कॉस्टली था। इस वजह से अभी जो है ये लोग नहीं जा रहे। अभी कोई भी ऐसा मिशन नहीं किया। अभी हम खुद इंडिया में से जो हमारे जो तीन चार हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो बाहर जाएंगे उनका अभी हमने चयन किया है। इंडियन एयरफोर्स के एस्ट्रोनॉट हैं वो बाहर जाएंगे, और उसके पीछे का इंडियन एयरफोर्स के जो है ऑफिसर्स हैं उनको चयनित किया गया। तो अभी हम जो है गगनयान जो शुरू करने वाले हैं मिशन, ठीक, उसमें भी देखो काफ़ी कॉस्टली होता है। और ये क्यों भेजा जाता है? ताकि हम एक्सपेक्टेशन कर सकें कि अगर हम कभी फ्यूचर में स्पेस में जाके मिशन करें तो वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, वो सारी साइंस हमारे पास हो जिसकी मदद से हम ये कार्य कर पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में जो बातें मैंने आपको बताई होंगी, जो भी चीज़ें आपने अभी तक यहाँ से देखी, वो सब उनको पता होगा कहाँ किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जैसे रॉक्सोमोस किस कंपनी की है, रॉसकोस्मोस जापान की, नासा अमेरिका का हो गया, राइट, सीएनएस ये हो गया आपका कनाडा का, सीएनसीए जो है ये आपका चाइना का हो गया, जेक्सा जापान का हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर हो गया। तो आपके परीक्षा में स्पेस एजेंसी और जो है उनके हेडक्वार्टर्स पूछ ले जाते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अब याद हो गई होंगी, अब आप इनको जो है अच्छे से तैयार करिए। बाकी की जो बातें हैं आपसे अगले लेक्चर में हम करते हैं। तो और नए टॉपिक को लेकर फिर हम इसरो को लेकर बात करेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, जो इंडिया की स्पेस एजेंसियाँ जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट करती है। तो आज के लेक्चर में आप सभी का शुक्रिया और आप सभी का जो है थैंक यू सो मच। और आपके कोई भी डाउट होते हैं, कुछ भी होता है तो आप हमसे पूछिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।